हेलो गाइस, कैसे हैं बच्चों। आपका नालंदा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल नालंदा एजुकेशन में वेलकम है। देखिए, हम बात कर रहे थे पॉलिटी के बारे में और इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बात करी थी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। इससे जो पहली वाली वीडियो थी, क्लास थी, उसमें हम बात कर चुके थे एग्जीक्यूटिव और आपका लेजिस्लेटिव पावर के बारे में, यानी विधायी और जो कार्यपालिका से जुड़ी हुई शक्तियाँ हैं उनके बारे में हम बात कर चुके थे। अब हमें जो अगली बात करनी है, नेक्स्ट बात करनी है, वो बात करनी है अन्य शक्तियों के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति का मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के पास जो पावर है वो काफ़ी व्यापक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम बात कर सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास न्याय से जुड़ी हुई पावर भी है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर के अलावा न्याय से जुड़ी हुई पावर भी है, और उसके साथ साथ सैन्य शक्तियाँ भी हैं कुछ। इसके अलावा सैन्य शक्तियों के अलावा वित्तीय शक्तियाँ भी हैं, ठीक है, जो वित्तीय पावर है वो भी हैं, और उसके साथ साथ आपका आपात शक्तियाँ भी हैं, जिन्हें हम इमरजेंसी से जुड़ी हुई शक्तियाँ कह सकते हैं। तो इस वाली क्लास में हम बात करेंगे सबसे पहले न्याय शक्तियों के बारे में, कि राष्ट्रपति के पास जो न्यायिक शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा, जब हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के बारे में बात करते हैं तो इसे साधारण तौर पर कहा जाता है क्षमादान शक्तियाँ। क्षमादान शक्तियाँ मेनली राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है वो हमें देखने के लिए मिलती है आर्टिकल 72 में, जिसे क्या कहा जाता है, क्षमादान शक्ति कहा जाता है। देखिए, भारत में अगर आप स्ट्रक्चर देखें जुडिशरी सिस्टम की, तो सबसे ऊपर जो हमें अदालत मिलती है वो है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके नीचे आते हैं आपके मुंसिफ अदालत। जो मुंसिफ की अदालत होती है वो आती है, ठीक है। ये एक सामान्य तौर पर एक सिस्टम भारत में जुडिशरी का देखने के लिए मिलता है। काफ़ी बार देखिए हो सकता है कि देश की कोई सी भी अदालत हो, उससे किसी कुछ मायनों में चूक हो सकती है। तो ऐसे में चूंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो एक सबसे बड़ा पद उसे माना गया है और सम्मान की वरीयता श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया है, राष्ट्रपति भारत के पहले नागरिक होते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए राष्ट्रपति को एक ये पावर और दी गई है कि अगर काफ़ी बार न्यायपालिका से किसी प्रकार की कोई भूल चूक हो जाए तो ऐसे में जो व्यक्ति जिसे अपराधी बनाया गया है या जिसे दंड दिया गया है, उसके पास एक रास्ता और हो कि वो अपने को निर्दोष साबित कर पाए। और इसी के लिए वो व्यक्ति जिसे सजा मिल चुकी है वो राष्ट्रपति महोदय के पास भी अपनी याचिका डाल सकता है, जिसे क्षमा याचिका कहा जाता है। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि कोई व्यक्ति जिसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह से किसी भी प्रकार की कोई सजा मिली है और वो अगर राष्ट्रपति के लिए क्षमा याचिका डालना चाहता है, राष्ट्रपति से क्षमा चाहता है, तब इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा ये उसका कोई एक अधिकार नहीं है, बल्कि वो केवल और केवल प्रार्थना कर सकता है। तो ये किसी व्यक्ति के पास जो क्षमा याचिका डालने की ये जो पावर है, ये इसे मैं पावर नहीं कहूँगा, इसे कोई राइट नहीं कहूँगा, बल्कि ये क्या है, एक केवल प्रार्थना है। वो एक केवल प्रार्थना कर सकता है। वो अगली बात है कि राष्ट्रपति महोदय उस पर चर्चा करने के लिए, उस याचिका को सुनने के लिए तैयार रहें और उस पर कोई फैसला लें। वो उनके स्वविवेकीय शक्ति है, बस ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं वो कुल मिला के कितनी है। देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां कुल मिला के 5 है, जिसमें एक हम बात करते हैं क्षमा की, दूसरी बात हम करते हैं प्रविलंबन, दूसरी बात हम करते हैं परिहार, तीसरी बात हम करते हैं, चौथी बात हम करते हैं लघुकरण, और एक बात हम करते हैं विराम की, ठीक है। इंग्लिश में भी अगर आप इनको लिखना चाहें तो इसको तो क्षमा को तो बोलते हैं पार्डन, ठीक है। प्रविलंबन, रिप्रीप्स, इसके बाद परिहार, ठीक है, जिसे रेमिशन बोलते हैं, लघुकरण, कम्यूट, और इसके बाद है आपका विराम, रेस्पिट बोलते हैं इसको। तो कुल मिलाकर के ये 5 क्षमादान शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को मिली हुई हैं। अब एक एक करके इनके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या क्या हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं क्षमा के बारे में कि क्षमा क्या है। देखिए, इसके तहत राष्ट्रपति महोदय के सामने अगर कोई याचिका डालता है तो ऐसे में क्षमा के रूप में राष्ट्रपति महोदय उसके द्वारा क्रियाकलाप किया गया है या उसे जो सजा दी गई है, उसका जो किया गया अपराध है, उसे बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं, यानी उसके दंड को बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं इस वाली पावर के तहत। और किस हद तक वो समाप्त कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूं, ऐसा व्यक्ति जिसने कोई कृत्य किया है और कृत्य में उसे कोई सजा भी हो चुकी है, तो इस कंडीशन में वो उसे बिल्कुल निर्दोष भी साबित कर सकते हैं। यानी ये सबसे बड़ी क्षमादान शक्ति है न्यायिक क्षेत्र में। जो राष्ट्रपति की पावर है उसमें सबसे बड़ी पावर ये पावर है जिसे हम क्या कहते हैं, क्षमा कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले क्या बताया कि एक तो
वो अपराधी के पूरे दंड को समाप्त कर सकते हैं, उसके अलावा वो उसे पूर्णतः निर्दोष साबित कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि उसने कभी कोई कृत्य किया ही ना हो, कोई अपराध किया ही ना हो, बिल्कुल निर्दोष उसको साबित कर सकते हैं इस वाली पावर के तहत। इसके बाद है आपका प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ समय के लिए टाल देना। राष्ट्रपति के पास एक दूसरी पावर ये भी है, वो निर्णय ले सकते हैं किसी की याचिका पर कि वही वो उसको प्रविलंबन कर दें उसके दंड को। इसमें क्या होता है, इसमें दंड को कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। प्रविलंबन के तहत कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी को कोई सजा हुई, उसकी सजा आज से शुरू होनी है, तब ऐसे में इस क्षमादान शक्ति के तहत इसकी हो सकता है सजा को 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने के लिए किसी कारणवश टाल दिया जाए। हो सकता है कि इस पर राष्ट्रपति महोदय सोच रहे हो कि भाई इसे क्षमा किया जाए या नहीं किया जाए, या लघुकरण या और किसी शक्ति का इस पर प्रयोग किया जाए, तो उसके लिए हो सकता है कि थोड़े समय की और आवश्यकता हो। इसके चलते वो इस पर क्या लगा सकते हैं, प्रविलंबन। यानी अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो ये वाली पावर है, इस पावर में अपराधी की जो सजा है वो माफ़ नहीं हुई, वो सजा माफ़ नहीं हुई है, केवल उसे टाला गया है। अगर आगे चल करके जो बचा हुआ समय है, यानी जितने समय के लिए टाला गया है, अगर उस समय में कोई और डिसीजन नहीं लिया गया, तब इस कंडीशन में उस व्यक्ति को सजा मिलेगी ही मिलेगी। तो ये जो प्रविलंबन है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें सजा माफ़ नहीं हुई है। आप ये कहें कि माफ़ हुई है, मैं कहूँगा नहीं, माफ़ नहीं हुई है, बस क्या हुआ है, कुछ समय के लिए उस दंड को, उस सजा को आगे टाल दिया गया है। इसके बाद है परिहार और लघुकरण। इन दोनों को समझिएगा, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। परिहार में, परिहार, ठीक है, रेमिशन, और लघुकरण, कम्यूट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। दोनों में देखिए अंतर क्या है, इस बात को समझिएगा। जब हम परिहार की बात करते हैं तो इसमें देखिए दंड की प्रकृति को पहले समझिए। एक शब्द है जिसे हम कहते हैं दंड की प्रकृति, ठीक है। दंड की प्रकृति का मतलब है कि भाई दंड किस प्रकार का है। हो सकता है किसी व्यक्ति को कठोर कारावास मिले, कठोर कारावास मिले। हो सकता है किसी व्यक्ति को साधारण कारावास मिले, साधारण कारावास। देखिए अलग अलग प्रकार के कारावास होते हैं। कठोर कारावास से मतलब समझ रहे होंगे, इस तरीके से जेल में रखना, या इस तरीके का कारावास जहाँ पर काम भी करवाया जाए, कहते नहीं ये चक्की चलवाई जा रही है, तो ये कठोर कारावास। और एक होता है साधारण कारावास, इसमें क्या होता है, काम वगैरह कुछ ऐसा नहीं करवाया जाता। तो ये क्या होते हैं, अलग अलग प्रकृति के दंड होते हैं। जब हम परिहार की बात करते हैं तो ये, और लघुकरण की बात करते हैं, तो ये दोनों ही जुड़े हुए हैं किसको, किससे, सजा को कम करने से। ये दोनों ही क्षमादान शक्ति सजा को कम करती हैं, सजा को कम करती हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसको समझिएगा। जब हम परिहार की बात करते हैं तो इसमें दंड की प्रकृति नहीं बदलती, दंड की प्रकृति नहीं बदलती, प्रकृति नहीं बदलती। और इसमें क्या हो जाता है, लघुकरण में प्रकृति बदल जाती है, प्रकृति बदल जाती है, बदल जाती है। इस बात को थोड़ा सा और समझिएगा। जैसे हम बात करते हैं परिहार की, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसे ए है, इसे क्या मिला है, इसे 5 वर्ष का कठोर कारावास मिला है, 5 वर्ष का कठोर कारावास। अब क्या हुआ, राष्ट्रपति महोदय ने इसकी क्षमा याचिका पर देखते हुए और निर्णय लेते हुए क्या किया, इसके 5 वर्ष के कठोर कारावास को 2 वर्ष के कठोर कारावास में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, देखिए जो दंड है उसकी प्रकृति चेंज नहीं हुई, पहले भी कठोर कारावास था और अब भी कठोर कारावास है, लेकिन अवधि को कम कर दिया गया है। तो ये जो परिहार होता है इसमें प्रकृति नहीं बदलती, केवल क्या होती है, दंड की अवधि कम होती है, केवल और केवल दंड की अवधि कम होती है, कम होती है, केवल दंड की अवधि कम होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन जब हम लघुकरण की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रकृति भी परिवर्तित हो जाती है। लघुकरण में प्रकृति चेंज हो जाती है, ठीक है, प्रकृति परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। यानी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को 5 वर्ष का, ये जो ए व्यक्ति था मान लीजिए, इसे 5 वर्ष का कठोर कारावास मिला है, तो राष्ट्रपति महोदय ने क्षमा याचिका पर निर्णय लेते हुए क्या कर दिया हो, इसको 5 वर्ष का साधारण कारावास बना दिया हो। देखिए दोनों ही मामलों में आप देखेंगे सजा को कम किया गया है, चाहे वो परिहार हो या चाहे वो लघुकरण हो। लेकिन एक अंतर आप बेसिक सा देखिए कि जब हम परिहार की बात करते हैं तो इसमें प्रकृति को नहीं बदला गया, केवल समय अवधि को कम कर दिया गया। अगर कठोर कारावास है 5 वर्ष का तो उसे 2 वर्ष या 3 वर्ष या 1 वर्ष कर दिया गया। लेकिन लघुकरण में क्या किया जाता है, इसमें प्रकृति को ही चेंज कर दिया जाता है। अगर कठोर कारावास है तो उसे साधारण कारावास में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये दोनों क्षमादान शक्तियां इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद में लास्ट हम बात करते हैं और वो है विराम। विराम का मतलब आप समझते हैं, ये भी देखिए सजा को कम करने से जुड़ी हुई है विराम।
इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति है, कोई ऐसी महिला है जैसे गर्भवती महिला है, और आप जानते हैं कि भाई इस कंडीशन में उससे सजा पूरी नहीं करवाई जा सकती, उसे पूरा दंड नहीं दिया जा सकता, तो ऐसे में राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं, उसकी उस सजा पर वहीं पर रोक लगा सकते हैं। तो इस क्षमा याचिका के दौरान यदि विराम का प्रयोग राष्ट्रपति महोदय करते हैं तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति के दंड को जहां है वहीं पर रोक दिया जाता है, वहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। तो ये है आपका विराम। तो कुल मिलाकर के ये 5 क्षमादान शक्तियां हैं। एक बात हम करते हैं क्षमा की, अर्थात दंड को पूर्णतः समाप्त कर देना। एक है प्रविलंबन, दंड को समाप्त नहीं किया जाता, सजा को समाप्त नहीं किया जाता, बल्कि कुछ समय के लिए आगे इसको टाल दिया जाता है। परिहार और लघुकरण दोनों सजा को कम करने से जुड़े हुए हैं। बस परिहार में क्या होता है, आपका अवधि को कम किया जाता है, लेकिन लघुकरण में प्रकृति को ही परिवर्तित कर दिया जाता है। विराम में क्या करा जाता है, किसी खास कारण से किसी व्यक्ति के दंड पर रोक लगा दी जाती है। तब ये ध्यान रखिएगा कि ये कुल मिलाकर के 5 क्षमादान शक्तियां हैं। अब बात ये करते हैं कि ये जो क्षमादान शक्तियां हैं, क्षमादान शक्ति, क्या ये केवल शक्ति राष्ट्रपति के पास है? क्या एकमात्र भारत में क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति के पास है? मैं कहूँगा नहीं, ऐसी शक्ति राष्ट्रपति के पास भी है और भारत में राज्यपाल के पास भी है। अब आपको कमेंट में बताना है कि राष्ट्रपति के पास तो मैं बता चुका हूं कि आर्टिकल 72 में क्षमादान शक्तियां हैं, लेकिन राज्यपाल के पास किस आर्टिकल के तहत क्षमादान शक्तियां हैं वो आपको बताना है। कहीं से भी ढूंढ करके आप जरूर बताइएगा। तो जितनी पावर राष्ट्रपति के पास ये 5 पावर हैं, वही 5 की 5 शक्तियां राज्यपाल के पास भी हैं। अब आप कहेंगे क्या राष्ट्रपति के पास जो पार्डन शक्तियां हैं या पार्डन्स की पावर हैं वो सेम है राज्यपाल के पास? नहीं, मैं कहूँगा बेसिकली इनमें कुछ अंतर है। इन अंतर को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जब हम राष्ट्रपति के पास बात करते हैं तो राष्ट्रपति किसी भी दंड पर या किसी भी सजा पर क्षमादान शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भले ही उसे किसी भी कोर्ट से ये दंड मिला हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप जानते हैं कि फौजदारी न्यायालय भी होते हैं, फौजदारी कह रहा हूँ, सैन्य न्यायालय का भी आपने नाम सुना होगा, ठीक है। सैन्य न्यायालय होते हैं, ठीक है, जो सेना के न्यायालय होते हैं। आपने देखा होगा सेना के अपने अपने न्यायालय, हमारी मेनली 3 सेना है, उनके अपने अपने न्यायालय होते हैं। और काफ़ी बार जो उन सेनाओं से जुड़े हुए सैनिक होते हैं, उनके जो मामले होते हैं वो सैन्य न्यायालयों में ही निपटाए जाते हैं। तो अगर सैन्य न्यायालय से किसी व्यक्ति को इस प्रकार का दंड मिला हो, यानी उसे कोई सजा हुई हो, क्या उस पर भी राष्ट्रपति महोदय अपनी इन क्षमा शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर सैन्य न्यायालय से भी किसी व्यक्ति को दंड मिला है तो उसके पास भी ये ऑप्शन है कि वो राष्ट्रपति के पास इस प्रकार की क्षमा याचिका के लिए आवेदन कर सके। लेकिन जब हम राज्यपाल की बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, राज्यपाल की पार्डन्स पावर जो है वो यहाँ पर थोड़ी संकीर्ण है, वो इतनी व्यापक नहीं है। अगर किसी को सैन्य न्यायालय से सजा मिलती है तब इस कंडीशन में वो राज्यपाल के पास क्षमा याचिका के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। ये पावर क्यों दी गई? क्योंकि आप एक चीज और समझिएगा कि राष्ट्रपति के पास जो है वो सैन्य शक्तियां भी हैं। कैसे कि राष्ट्रपति जो है वो आप जानते हैं कि तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, ठीक है। आप जानते हैं 3 सेना है, 3 सेनाओं के प्रमुख जो है वो आपके राष्ट्रपति होते हैं। तो ये उनके पास एक विशेष पावर है जो कि राज्यपाल के पास नहीं होती। और इसी के चलते सैन्य न्यायालय से भी अगर किसी व्यक्ति को दंड मिलता है तब उस पर भी वो इस प्रकार की पार्डन्स पावर का प्रयोग राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो हमने बात करी न्यायिक शक्तियों के बारे में, एक और है और वो है आर्टिकल 143, जिसे कहा जाता है आर्टिकल 143। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 143 क्या कहता है, इस बात को समझिएगा। देखिए, जब आर्टिकल 143 की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है परामर्श लेने की शक्ति, कि राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श कर सकते हैं। तो इसे कहा जाता है परामर्श की शक्ति, ठीक है। ये भी क्यों रखी गई है न्यायिक शक्तियों में? क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के पास ये भी एक पावर है। क्या पावर है समझिएगा, कि राष्ट्रपति महोदय को अगर किसी भी विधि के मुद्दे पर, किसी भी ऐसा मुद्दा है जिस पर वो राय जानना चाहते हैं कि क्या हमारा संविधान कहता है, क्या कानून कहता है, इस बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ले सकते हैं। ये पावर उनके पास आर्टिकल 143 के तहत है, ये बात याद रखिएगा। अब ऐसा तो होता नहीं होगा कि भाई अगर राष्ट्रपति को मान लीजिए किसी मुद्दे पर परामर्श लेना है तो ऐसे में वो अपनी गाड़ी उठाएंगे और जाने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके यहाँ पर जाकर के पहुँचेंगे। ऐसा नहीं है। मेनली इस कार्य के लिए वो किसका प्रयोग करते हैं? वो करते हैं महान्यायवादी का।
महान्यायवादी। आप जानते हैं जो महान्यायवादी है वो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है जो सरकार के लिए कार्य करता है। तो राष्ट्रपति महोदय इसी, क्योंकि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और आप जानते हैं महान्यायवादी का, अच्छा ये भी आपका एक काम है, आपको सर्च करना है महान्यायवादी किस आर्टिकल में है और उसके बाद कमेंट में आपको बताना है। देखिए महान्यायवादी सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है देश का, सरकार के लिए काम करता है। तो राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से यानी मुख्य न्यायाधीश से जो परामर्श लेते हैं वो महान्यायवादी के माध्यम से ही लेते हैं। मेनली बीच में जो कम्युनिकेशन का काम करता है वो कौन करता है, ये महान्यायवादी करता है। अच्छा, अब दूसरी बात ये आ जाती है, क्या अगर राष्ट्रपति महोदय किसी प्रकार का परामर्श सुप्रीम कोर्ट से लेना चाहें और ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे परामर्श को देने के लिए बाध्य है? तो देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी परामर्श को देने के लिए पूर्णतः बाध्य नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की इच्छा है कि वो उस मुद्दे पर अपना परामर्श देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए ये केवल एक परामर्श है, ज़रूरी नहीं है कि भाई किसी व्यक्ति के पास परामर्श हो किसी खास मुद्दे के लिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस मामले पर परामर्श देते ही हैं जो संविधान या किसी अन्य कानून से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जो ऐसा मुद्दा होगा जो ना कानून से जुड़ा हुआ है, ना जो विधि से जुड़ा हुआ है, ना संविधान से जुड़ा हुआ है, मे बी उस मामले पर हो सकता है कि वो अपना परामर्श देने के लिए मना कर दें। ऐसा एक बार हुआ भी था जब अयोध्या का मामला चल रहा था। तो उस अयोध्या वाले मामले पे लगभग 1991 के आसपास की बात है, उस समय प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा अयोध्या मामले पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से एक ऐसा परामर्श मांगा गया था। उस परामर्श को देने से उन्होंने इनकार कर दिया था। तब ये ध्यान रखिएगा, ये बाध्यकारी नहीं है। और दूसरी बात, यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऐसा कोई परामर्श राष्ट्रपति को देते हैं, क्या वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है? तो मैं कहूँगा नहीं, वो राष्ट्रपति पर भी बाध्यकारी नहीं है। एक बात तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आर्टिकल 143 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परामर्श की शक्ति है। यहाँ पर अब एक प्रश्न और उठ जाता है, वो प्रश्न ये उठ जाता है, क्या जो राष्ट्रपति की ये क्षमादान शक्तियाँ हैं, क्या ये स्वविवेकीय हैं, यानी वो स्वेच्छा से इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं? देखिए साधारण तौर पे तो ये माना जाता है ये स्वविवेकीय हैं, लेकिन इन्हें न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत भी रखा गया है। यानी इनको जो है वो न्यायिक जाँच के अंतर्गत रखा गया है, यानी इनकी भी न्यायिक जाँच हो सकती है। और ऐसा कहा गया था, आपका एक केस हुआ था इप्रू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य है, ठीक है, ये 2006 का केस था। इस केस में जो है ये वाली बात कही गई कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां हैं वो न्यायिक जांच से बाहर नहीं है, यानी उनका न्यायिक जांच हो सकती है। लेकिन जांच इस चीज़ की नहीं होगी कि भाई उनकी ये शक्तियों का प्रयोग वो कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं, इसकी जांच नहीं होगी। जांच केवल इस चीज़ की हो सकती है कि कहीं राष्ट्रपति ने जो क्षमा याचिका पर निर्णय लिया है किसी वो जाति के कारण से या धर्म के कारण से या उनके स्वहित से तो प्रेरित नहीं है, उनके उस क्षमा में उनके कोई हित तो छिपे हुए नहीं है। अगर इस तरीके से अगर कोई निर्णय लिया गया है तब उसकी न्यायिक जांच हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। तो ये बात भी याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं वो जुडिशरी रिव्यू के अधीन आती हैं, यानी उस पर न्यायिक जांच की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अभी तक हमने जो बात करी थी वो बात करी केवल न्यायिक शक्तियों के बारे में। अच्छा, न्यायिक शक्तियों में एक चीज़ और याद रखिएगा कि एक सबसे बड़ी न्यायिक शक्ति तो ये है कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और जो आपके हाई कोर्ट के जज होते हैं, इनकी नियुक्ति जो करी जाती है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन अब यहाँ पर ये मत समझना कि राष्ट्रपति महोदय जिसे चाहें उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बना दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियल में इसके लिए क्या है, इसके लिए एक सिस्टम चलता है जिसे कॉलेजियम कहा जाता है। कॉलेजियम व्यवस्था के तहत एक कॉलेजियम होता है और वो कॉलेजियम सिफारिश करता है राष्ट्रपति महोदय से कि आप इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज बना दो, और उसी के आधार पर राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। बट ये भी एक तरीके की पावर है क्योंकि अंतिम नियुक्ति की मोहर जो लगाते हैं वो राष्ट्रपति महोदय ही लगाते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब हमें बात करनी है अगली पावर के बारे में, वो है सैन्य शक्ति। तो सैन्य सबसे बड़ी शक्ति जो है वो आपको ये ध्यान रखिएगा, वो क्या कहती है, वो ये कहती है, आपने आर्टिकल 53 पढ़ा होगा, जो ये कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होंगी, आपकी राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसी आर्टिकल में एक बात ये भी कही गई है कि जो राष्ट्रपति होंगे वो तीनों जो सेना है उनके प्रमुख होंगे। तो जो हमारी तीनों सेना है उनके प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, ये एक इनकी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। और इसके अलावा एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी देश के साथ हमें शांति स्थापित करनी है या किसी देश के साथ हमें युद्ध करना है, इसकी भी अंतिम रूप से घोषणा किसके द्वारा करी जाती है, आपकी
ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भले ही युद्ध लड़ना काम सेना का है, लेकिन अंतिम रूप से उस पर अपनी मोहर की युद्ध करना है या शांति स्थापित करनी है, ये कार्य कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो ये राष्ट्रपति की सैन्य पावर के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में। इंपॉर्टेंट है, देखिए वित्तीय शक्तियां। अब बात करते हैं भाई वित्तीय शक्तियां क्या होती हैं। वित्तीय शक्ति, तो वित्तीय शक्ति का मतलब तो आप समझते होंगे। वित्तीय शक्ति का मतलब, वित्त से मतलब होता है पैसे से या धन से। कहीं ना कहीं इस प्रकार की पावर जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था से या संसद की आर्थिक कार्य प्रणालियों से जुड़ी हुई हैं, उन पावर के बारे में हमें बात करनी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर है जो है आर्टिकल 112 के तहत। देखिए आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण आम भाषा में इसे हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। बजट, बजट। और आप जानते हैं बजट कौन तैयार करता है? आपका वित्त मंत्रालय तैयार करता है। वित्त मंत्रालय। तो देखिएगा वित्त मंत्रालय बजट को बनाता है, तैयार करता है, और इसे पेश करने का कार्य कौन करता है? पेश कौन करता है? वो करते हैं आपके वित्त मंत्री। ध्यान रखिएगा, जो वित्त मंत्री हैं वो इसको पेश करते हैं बजट को। लेकिन संसद के पटल पर दोनों सदनों में बजट को रखवाने का कार्य जो करते हैं वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। भले ही बजट को बनाने का काम वित्त मंत्रालय कर रहा है, उसे पेश वित्त मंत्री करते हैं, बताते वित्त मंत्री हैं, लेकिन उसे रखवाने का कार्य जो किया जाता है, बजट को पेश करवाने का कार्य जो किया जाता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी वित्तीय शक्ति आप इसे मान सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो वित्त से जुड़े हुए विधेयक हैं, जैसे मैं कह दूं धन विधेयक। धन विधेयक, धन विधेयक भी एक प्रकार का वित्त विधेयक है। जो धन विधेयक, मैं आगे सब चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा। ये धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो वित्त से जुड़ा हुआ होता है। मेनली ये ऐसे विधेयक हैं जिस पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, साधारण तौर पर जो आप विधेयक देखेंगे उनका क्या होता है, वो लोकसभा से पारित होते हैं, राज्यसभा से, मतलब पहले संसद से पारित होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा से, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं अनुमति के लिए। उस पर फिर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देते हैं। वो आर्टिकल 111 के तहत वो प्रयोग कर सकते हैं अपनी वीटो पावर्स का भी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो धन विधेयक है वो एक वित्तीय प्रणाली से जुड़ा हुआ है, लेकिन धन विधेयक के लिए ज़रूरी है कि जब कोई विधेयक लाया जाएगा लोकसभा में, तो मेनली उससे पहले उस पर किसकी अनुमति की आवश्यकता होगी? राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की आवश्यकता होगी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी पावर है जो राष्ट्रपति के पास हमें प्रतीत होती है कि धन विधेयक के लिए पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। और यही तो कारण है, चूंकि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से धन विधेयक रखा जाता है, इसी कारण से राष्ट्रपति महोदय धन विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और आर्टिकल मैं आपसे बात करूंगा, आर्टिकल 280, जो किसकी बात करता है? वित्त आयोग की बात करता है। वित्त आयोग, देखिए वित्त आयोग के गठन का काम जो है, ये गठन की जो पावर है ये किसके पास है? ये भी राष्ट्रपति के पास है। वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। वित्त आयोग जो आर्टिकल 280 में है, वित्त आयोग का काम क्या है? वित्त आयोग का काम ये है कि जो सेंटर के पास यानी केंद्र के पास जो टैक्स कलेक्शन होता है, जो भी उसकी आय होती है, उस आय का कितना प्रतिशत राज्यों के साथ साझा करना है, यानी राज्यों के साथ बांटना है, इन चीज़ों की सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग करता है। और अभी आप जानते हैं कि जो आपका ये 15वां वित्त आयोग था, मेनली इसके द्वारा ये कहा गया कि जो कलेक्शन है केंद्र का, जो इनकम है, टैक्स इनकम है, जो वो राज्यों के साथ साझा करता है, तो मेनली उसका 42% केंद्र सरकार को राज्यों के साथ बांटना है। और आप मुझे बताइएगा कि इस वित्त आयोग के, जो 15वां वित्त आयोग था, इसके अध्यक्ष कौन थे? जहाँ तक याद होगा NK सिंह जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। तो ये आर्टिकल 280 जो कि वित्त आयोग की बात करता है, ये भी एक तरीके से वित्तीय शक्ति है राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन भी कौन करते हैं? आपके राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा, कुल मिलाकर के जो मैंने आपसे बात करी है, ठीक है, वो बात करी, एक तो न्यायिक शक्तियों के बारे में चर्चा हुई, एक सैन्य शक्तियों के बारे में बात हुई, और एक आपका वित्तीय शक्तियों के बारे में बात हुई। अब एक लास्ट है आपातकालीन शक्तियाँ। देखिए आपातकालीन शक्तियाँ जो हैं वो काफ़ी व्यापक हैं, इन्हें हम अलग से चैप्टर के रूप में पढ़ते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर आपको आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, क्योंकि ये अपने आप में कम से कम 1 घंटे का टॉपिक है। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं अगली क्लास में आपातकालीन शक्तियों का पूरा कॉन्सेप्ट करूँ, और मेनली राष्ट्रपति को लेकर के, कि राष्ट्रपति कहाँ कहाँ आपातकालीन शक्तियों में अपना महत्व रखते हैं और रियल में आपातकालीन शक्तियाँ है क्या। तो आज की क्लास भले ही छोटी है, लेकिन इतना आप रखिए, फिर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।